हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। तो जैसा कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 2025 का है वो 25 मई को शेड्यूल्ड है, तो उसी सीरीज़ में हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स के इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन का लेकर आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ, पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग पहले दिन 2024 यानी लास्ट ईयर के यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से क्वेश्चन आए उसको हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कितने डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो आज तक, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कराए गए, और ये डेट उन्होंने दिया दिसंबर 2023 तक का। 1, 2, 3 या 4। आप 2 सेकंड का वीडियो को रोककर आप आंसर कमेंट में बता सकते हैं। हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं, पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो इट इज़ बेसिकली अबाउट आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 82 है वो कहता है कि हर सेंसस के डेटा आने के बाद, किसका डेटा आने के बाद, सेंसस का डेटा आ जाने के बाद, यानी लेटेस्ट सेंसस का जो डेटा अवेलेबल हो जाएगा उसके बाद जो सीट्स हैं वो रीएडजस्ट होंगी। सीट्स क्या होंगी, रीएडजस्ट होंगी। और इसमें 3 चीज़ों का रीएडजस्टमेंट का बात किया जाता है। एक कि सीट्स बढ़ाना है कि घटाना है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद उस जो सीट्स हैं उनको जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनकी बनेगी, जो बाउंड्रीज बनाई जाती है, ठीक है ना, उस बाउंड्री के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो बाउंड्रीज जो हैं वो बाउंड्रीज क्या चेंज होगी, क्योंकि हर क्षेत्र में बराबर पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए जो हम लोग बात करते हैं बाउंड्रीज का, वो डिस्कशन हम लोग वो चेंजेस करना। और तीसरा रोटेशन, तीसरा क्या है, रोटेशन। तो सीट्स का रोटेशन आपको हर सेंसस के आ जाने के बाद किया जाएगा, क्योंकि जैसे रिजर्व सीट्स होती है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, सीट्स क्या होती है, कुछ रिजर्व होती हैं, तो उनको भी क्या किया जाता है, उनको भी रीएडजस्ट किया जाता है आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ द लेटेस्ट सेंसस डेटा। ठीक है ना, तो ये 3 चीज़ों के लिए आर्टिकल 82 कहता है कि रीएडजस्टमेंट करेंगे, और यही करने के लिए पार्लियामेंट को पावर मिला हुआ है कि वो कानून के द्वारा इन एक्सरसाइज को कंडक्ट कराएगा। और इसी एक्सरसाइज का नाम जो है वो नाम रखा जाता है, दैट इज नोन एज डिलिमिटेशन। क्या नाम रखा जाता है, डिलिमिटेशन। अभी ये काफी न्यूज में भी है, तो दोबारा से इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अब ये डिलिमिटेशन 1951 का जब सेंसस आया तो 52 में, देन 61 का सेंसस आया होगा तो 62 में, 71 का सेंसस आया 72, और तो फिर उसके बाद ये जो 3 बार जैसे ही ये डिलिमिटेशन कराया गया तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि नदर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच में एक डिस्पैरिटी देखने को मिल गया, बिकॉज नदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी में बढ़ा और स्टेट जो सदर्न थे वो इतने लेवल पे पॉपुलेशन उनका ग्रो नहीं किया। तो इसीलिए अब चूंकि पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट एलोकेशन है तो यहाँ पे एक डिवाइड या डिस्पैरिटी देखने को मिली। तो क्या किया इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पर 25 साल के लिए फ्रीज लगा दिया, रोक लगा दिया। यानी कि 1976 में ये अमेंडमेंट आया था, तो 25 साल मतलब 2001 तक के लिए कहा गया कि अब ये काम नहीं किया जाएगा डिलिमिटेशन का, और 1971 वाला सेंसस ही यूज किया जाएगा। कौन सा सेंसस, 1971 वाला। अब 25 साल 2001 में कंप्लीट हुआ ना, तो 84th यानी सीधा इसका डबल 84th अमेंडमेंट एक्ट लाकर इसको और 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया, और कहा गया कि 2026 के बाद, 2026 साल खत्म होने के बाद जो पहला सेंसस का डेटा आएगा उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन किया जाएगा सीट्स का। लेकिन 2001 का सेंसस जब आया था उसके बाद 2002 में चौथी बार डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कराया गया था। वो किस लिए कराया गया था, वो कराया गया था जो बाउंड्री है, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इस सीट, जैसे बिहार का एग्जांपल लेते हैं कि बिहार में 40 सीट लोकसभा के अंदर है, तो सीट तो 40 ही रहेगा ये 1971 के बेसिस पे, लेकिन उन 40 सीट को जो बांटा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो भी पॉपुलेशन के बेसिस पे है। तो वो बांटने के लिए जो है वो 2001 का सेंसस यूज करने के लिए अलाउ कर दिया गया। तो 2002 में चौथा डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुआ, और इसीलिए आज तक जो डिलिमिटेशन है वो कितनी बार हुआ है, 4 बार। डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज कि द 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंडेड 8th शेड्यूल टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो सबसे पहला तो 8वां शेड्यूल जो है वो लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और इसमें शुरुआत में 14 लैंग्वेज थे, अभी 22 लैंग्वेज है। ऑब्वियस सी बात है 8 लैंग्वेज बाद में ऐड हुआ होगा अमेंडमेंट के द्वारा,
तो सबसे पहली बार तो 21st अमेंडमेंट से, अगले पेज में देखते हैं एक बार, 21st अमेंडमेंट एक्ट से 3 लैंग्वेज पहला लैंग्वेज ऐड हुआ था, दैट वाज सिंधी, ठीक है। फिर 71st अमेंडमेंट एक्ट से आपके पास ऐड किया गया था 3 लैंग्वेज, एंड दैट वाज कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। क्वेश्चन यही पूछ रहा है 71st से कौन कौन सा ऐड हुआ था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और लास्ट एडिशन जो 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से हुआ था, जिसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये बिहार से मैथिली ऐड, जो 4 लैंग्वेज टोटल और ऐड हुए थे, यानी 8 लैंग्वेज हो गए। तो अब इस क्वेश्चन पे अगर देखें तो 71st से जो एडिशन हुआ है वो कौन कौन सा हुआ, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये तीनों ऐड हुआ था। मैथिली 92nd से ऐड हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के प्रोविजन के बारे पे क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला कि म्युनिसिपैलिटी का जो पावर्स है वो पार्ट 9A में संविधान के दिया हुआ है, म्युनिसिपैलिटी के पावर की यहाँ पे बात हो रही है। दूसरा, तो अगर हम लोग बात करते हैं म्युनिसिपैलिटी को लेकर, तो आपको 9A पार्ट में म्युनिसिपैलिटी ऐड हुआ था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, तो ये सही है। दूसरा, इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 18वें भाग में यानी पार्ट 18 में संविधान के इमरजेंसी प्रोविजन की बात की गई है। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि 352 से लेकर 360 पार्ट 18 में 3 तरह के इमरजेंसी के बारे में बात करता है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अमेंडमेंट वाला वो पार्ट 20 में दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट अंडर आर्टिकल 368। तो तीनों ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, और पूछा है यहाँ पर करेक्ट, तो आपको करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 एंड 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगेन संविधान के प्रोविजन के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बहुत स्मार्टली सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है लिस्ट के ऊपर, जो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उस पर ये क्वेश्चन है। अब आपको मैंने क्लासेस के टाइम पे भी बताया था, वापस से ये बता रहा हूँ कि यूनियन लिस्ट में अभी के समय 98 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में अभी के समय 59 सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट में 52। और ये याद करना पॉसिबल भी नहीं है, ना ही आपको ज़रूरत है। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे लॉजिकल गेस करना पड़ेगा। जैसे यूनियन लिस्ट के लिए 2 चीज़ें ध्यान में रखना है, वैसा चीज़ जो नेशनल लेवल का मैटर है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सपोज समथिंग लाइक डिफेंस, नेशनल इशू है, यूनियन लिस्ट का पार्ट होगा। सेंसस, देन वी टॉक अबाउट समथिंग विच रिक्वायर्स यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द टेरिटरी, वो भी यूनियन लिस्ट में आएगा, जैसे कि बैंकिंग, करेंसी, रेलवेज, ये सब में यूनिफॉर्मिटी चाहिए पूरे देश भर में, तो ये भी यूनियन लिस्ट में आएगा। तो उसी तरह से स्टेट लिस्ट में 2 चीज़ें अगेन, पहला जहाँ पर इमीडिएट रिस्पॉन्डर जो है वो स्टेट होगा, जैसे कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा जो मतलब हमारा जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसके को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टेट्स को ऑटोनॉमी देते हैं, जैसे कि कुछ राज्य अल्कोहल को बंद किए हुए हैं, कुछ नहीं किए हुए हैं, तो अल्कोहल, स्पोर्ट्स, सिनेमा, ये सब स्टेट लिस्ट में। और जहाँ दोनों की जरूरत पड़ती है वो कंकरेंट लिस्ट, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब। फिर भी एक क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इसको कैसे लॉजिकली आप अटेम्प्ट कर सकते थे, तो देखिए ध्यान से, इसमें 3 ऑप्शंस में ना इंटर स्टेट वर्ड यूज किया गया है, यानी 2 राज्यों के बीच की बात हो रही है। तो ये बहुत ही बेसिक आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि जब भी कोई प्रोविजन इंटर स्टेट होगा, यानी 2 राज्यों से मिलाकर रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो वहां कभी भी स्टेट लिस्ट का स्कोप तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब 2 राज्यों की बात है आपस में, तो कोई एक स्टेट को पावर तो नहीं मिलेगा, और दोनों को दे दिया तो कॉन्फ्लिक्ट संभव ही नहीं। कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं होगा, क्योंकि स्टेट को पावर वहां पे भी रहता है नहीं। इसीलिए जब भी कोई इंटर स्टेट वर्ड आपको दिखेगा, दैट इज बाय डिफॉल्ट अ पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। और इसीलिए आपको बहुत क्लियरली ये क्वेश्चन में एलिमिनेशन आप देख लेते कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कह रहा है स्टेट सब्जेक्ट होगा, गलत। इंटर स्टेट माइग्रेशन स्टेट सब्जेक्ट होगा, गलत। इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज यूनियन सब्जेक्ट, सही है। क्या सब्जेक्ट है डजेंट मैटर, इंटर स्टेट है, यूनियन लिस्ट का पार्ट होगा, ठीक है ना। और कॉर्पोरेट टैक्स स्टेट सब्जेक्ट, गलत है, ये इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जो भी ये टैक्सेस हैं ये यूनियन लिस्ट में आते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
So under which of the following articles of the Constitution has Supreme Court of India placed right to privacy? निजता, राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड किया है? तो देखिए, इसके लिए कुछ केसेस हुए पहले सुप्रीम कोर्ट में, जिसका नाम था खड़क सिंह केस और MP शर्मा केस। ये दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, ऐसा बोला कि नहीं है। लेकिन 2017 में पुट्टा स्वामी केस के ऊपर सुनवाई करते हुए 9 जज बेंच ने यूनानिमसली इन दोनों जजमेंट्स को ओवरटर्न करते हुए कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो ये आपको डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। सो हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर? तो संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने हमारा संविधान बनाया, उसकी जो पहली मीटिंग हुई थी ना, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और फ्रांस का स्टार्ट किया हुआ एक प्रैक्टिस है कि पहले दिन किसी भी मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसको बोला जाता है। तो उस जो लोगों ने अटेंड किया था मीटिंग को, उसमें जो सीनियर मोस्ट थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो वही प्रिसाइड किए, तो वो प्रोविजनल प्रेसिडेंट या टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए गए। और 11 दिसंबर को फाइनली राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया था। इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर आर्टिकल 368, यानी अमेंडमेंट वाला आर्टिकल की बात हो रही है, पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है संविधान के किसी भी प्रोविजन को क्या क्या तरीकों से? तो आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट का अमेंडमेंट का पावर में 3 चीज आएगा संविधान का। एक एडिशन, यानी कोई चीज आप ऐड कर रहे हो, दूसरा वेरिएशन, यानी आप चेंज करना चाहते हो, और तीसरा रिपील, यानी आप कोई संविधान के प्रोविजन को हटाना चाहते हो। तो ये तीनों चीज, जैसे कि मान लीजिए 42nd अमेंडमेंट से हमने क्या किया, एडिशन किया, क्या चीज का, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर्ड, तो एडिशन। देन अगर आप देखोगे जब हम बात करते हैं 86 अमेंडमेंट एक्ट की, तो हमने वेरिएशन किया आर्टिकल 45। पहले 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए बात था, अब 6 साल से कम के बच्चे के लिए उसमें बात हो गया। और रिपील मतलब प्रोविजन हटाना, जैसे आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया। तो तीनों तरह से अमेंडमेंट करने का प्रोविजन दिया गया है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल? यहाँ पर किसके ऊपर बात हो रही है? मनी बिल के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, और ये पूछा है करेक्ट, यहाँ पर ये भी आप अंडरलाइन करते चलेंगे, करेक्ट। आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। बिल्कुल, मनी बिल से रिलेटेड 2 आर्टिकल्स हैं, 109 और 110। 109 में इसका प्रोसीजर है, स्पेशल प्रोसीजर, 110 में डेफिनेशन है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा में ये पेश नहीं हो सकता, ये भी सही स्टेटमेंट है, सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ये भी स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा के पास पावर नहीं है कि वो मनी बिल को रिजेक्ट या अमेंड कर पाए, वो सिर्फ चेंजेस रिकमेंड कर सकता है। चौथा, अमेंडमेंट टू मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा, ये गलत है, जो कि लोकसभा का फाइनल डिसीजन होगा कि वो चेंजेस को मानता है कि नहीं मानता है। राज्यसभा के पास कोई स्पेसिफिक पावर्स नहीं है, इसीलिए केवल पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दैट इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, सो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971, और उसमें एक अमेंडमेंट हुआ 2002 में, तो उसके अकॉर्डिंग बताना है कि इस काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। देखिए, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, या इसके अलावा 5 जोनल काउंसिल्स भी हैं। जोनल काउंसिल जो कि 1956 के स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर बनाए गए थे। उस समय 5 जोन में बांटा गया इंडिया को, नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल। और 1971 में एक अलग इस एक्ट से एक छठा काउंसिल बना, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो इसमें जो मेंबर्स हैं 2002 के अमेंडमेंट के बाद में अगर बात करें, तो गवर्नर रहेंगे इन सारे स्टेट्स का। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में 8 नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो आते हैं, तो उन सब स्टेट्स के गवर्नर, सारे स्टेट्स के CM और प्रेसिडेंट 3 लोगों को नॉमिनेट भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों सही है। लेकिन चेयर, जो होम मिनिस्टर की बात जहां तक है, ये मेंबर नहीं है, ये चेयरमैन होते हैं इस काउंसिल के, इसीलिए चौथा ऑप्शन गलत हो गया। मेंबर पूछा है, तो इसीलिए 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। होम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नेक्स्ट, सो a writ of prohibition, so now we are talking about article 32 जहाँ पे, और 226 अगर बात करें,
लेकिन चूंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की बात है तो 32 में सुप्रीम कोर्ट, 226 में हाई कोर्ट। तो प्रोहिबिशन का जो रेट है वो ये दोनों कोर्ट्स किस लिए जारी कर रही है, ये ऑप्शन समझना है सही कौन सा है। तो प्रोहिबिशन इज समथिंग जो कि किसी भी लोअर कोर्ट को किसी केस में प्रोसीड करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, क्योंकि वो केस उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर का था। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन देखते हैं। अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन, नो दिस इज रॉन्ग। पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ लॉ ऑन प्रोहिबिशन, गलत, बिल्कुल ये एक बनाया हुआ ऑप्शन है। लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि ये प्रिवेंटिव नेचर का है, रोकता है। द गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम अलाउइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला है इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस and declares any community of that state as a scheduled tribe. Now this statement is wrong because it is the president. As per article 342, it is the president who notifies the list of scheduled caste and scheduled tribe, और वो डिक्लेयर करता है कि कौन सा कम्युनिटी scheduled caste या scheduled tribe है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, a community declared as scheduled tribe in a state need not be so in another state. एक स्टेट में अगर कोई शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है तो वो दूसरे स्टेट में भी हो, ये जरूरी नहीं है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बेसिकली। व्हाई? बिकॉज आर्टिकल 342 इटसेल्फ सेज कि पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कम्युनिटी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। तो पार्लियामेंट चाहे तो हटा भी सकता है, इसीलिए एक स्टेट में अगर एसटी है दूसरे में हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट, किसके ऊपर क्वेश्चन है? यूनियन बजट के ऊपर। यानी कि हम लोग यूनियन बजट वर्ड तो यूज नहीं किया गया है संविधान में, लेकिन आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज किया गया, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ पीएम lays the annual financial statement before both the house of parliament. This is a wrong statement because union finance minister on behalf of president, आर्टिकल 112 प्रेसिडेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आपको हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश हो, ये इंश्योर करना है, तो उसके बिहाफ पे फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं हमारे, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और दूसरा, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज करेक्ट। आर्टिकल 113 जहां डिमांड फॉर ग्रांट की बात है, वहां बहुत क्लियरली समझना है कि यूनियन लेवल पे कोई भी पैसा लेने का, खर्च करने का जो डिमांड है, वो ग्रांट लेने के लिए जो डिमांड रखा जाएगा वो बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं रखा जाता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा 2 ओनली, सेकेंड स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट, पहला गलत है। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें लोकसभा के जो ऑफिसर है उनको स्पीकर बोलते हैं और डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। तो यहाँ स्पीकर पे क्वेश्चन है कि जब भी कोई रिजोल्यूशन उनके रिमूवल का चल रहा होगा लोकसभा में, तो क्या क्या स्टेटमेंट जो है वो सही हो सकते हैं। पहला, ही शी शैल नॉट प्रिसाइड, दिस इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और यहाँ पे जिस आर्टिकल का जिक्र किया जा रहा है वो है आर्टिकल 96, दैट इज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल नॉट प्रिसाइड व्हेनेवर देयर आर रिजोल्यूशन फॉर देयर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है। दूसरा, ही शी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, दिस इज रॉन्ग बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी मेंबर, सो दे विल हैव द राइट टू स्पीक, तो ये गलत है। He she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance, this is also wrong because whenever they are not presiding they are considered a normal member, ordinary member, so they can vote in the first instance. सिर्फ प्रिसाइड करते समय उनको फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करने का अधिकार नहीं है, उस समय वो कास्टिंग वोट करते हैं, लेकिन जब प्रिसाइड नहीं कर रहे हैं जैसा कि रिमूवल के समय, तो वो पहली बार में वोट कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। नेक्स्ट, with reference to Indian Parliament, consider the following statements. A bill pending in Lok Sabha, तो देखिए कुछ पार्लियामेंट्री बिजनेस का जो बचा कुछ काम रह जाता है, उसका क्या असर होगा जब लोकसभा डिसॉल्व होता है या हाउसेस प्रोरोग होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई लोकसभा में बिल पेंडिंग था, वो डिसोल्यूशन पे लैप्स कर जाता है, बिल्कुल सही। अ बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस, ये भी सही है, लोकसभा के डिसॉल्व होने में ये भी लैप्स करेगा। तीसरा, अ बिल इन रिगार्ड टू विच प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू कॉल जॉइंट सिटिंग लैप्सेस, नो इट डज नॉट लैप्स, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया ये वाला। तो पहला दूसरा सही है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। इसका एक ट्रिक समझ लीजिए, बहुत सारे आपको सिचुएशन ये फ्रेम करेगा
4 सिचुएशन में बिल लैप्स नहीं करेगा, केवल वो 4 बस याद कर लेना, बाकी कितना भी घुमा दे बिल लैप्स कर जाएगा। पहला कि बिल राज्यसभा में आया वहीं पर पेंडिंग है, इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा एंड पेंडिंग देयर। दूसरा, बिल दोनों हाउस से पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है। तीसरा, जो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई बिल जिसपे प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग का इंटेंशन बता दिया था वो लैप्स नहीं करता। और चौथा, अगर कोई बिल प्रेसिडेंट वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिए तो वो भी लैप्स लोकसभा के डिसॉल्व होने पे नहीं करेगा, बाकी सारे केसेस में लैप्स कर जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अबाउट विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट अगेन, prorogation of a house by president of India does not require the advice of COM. This is wrong. prorogation president तभी करेंगे जब पीएम उनको एडवाइस करते हैं, बेसिकली कैबिनेट के रिकमेंडेशन को पीएम कम्युनिकेट करेंगे प्रेसिडेंट को और वो प्रोरोग करेंगे हाउस को। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज अर्जेंट सीने डाई। अर्जेंट सीने डाई का मतलब होता है जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बिना कोई अगला डेट टाइम बताए हुए हाउस को रोकते हैं, सिटिंग्स को रोकते हैं, तो जनरली प्रोरोगेशन इसके ही बाद प्रेसिडेंट करते हैं। बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन ऑल्सो। बिल्कुल, अगर पीएम बीच में भी बोल देंगे तो प्रेसिडेंट को प्रोरोग करना पड़ेगा, इसलिए स्टेटमेंट सही है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who save in exceptional circumstances does so on the advice of COM। बिल्कुल सही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे यानी पीएम के कम्युनिकेशन पे जो है वो एडवाइस पे पीएम जब कम्युनिकेट करते हैं तभी जाकर क्या किया जाएगा, डिसॉल्व किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा को। लेकिन अगर COM की मेजॉरिटी चली जाए और कोई सरकार बनाने का ऑल्टरनेटिव नहीं है तो वहां प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से भी लोकसभा डिसॉल्व करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ठीक है ना, ये ध्यान आपको रखना है। तो चूंकि हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट से करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो ये हमारा 2024 का जो डिस्कशन था PYQ पॉलिटी सेगमेंट का। अगले लेक्चर में हम लोग 2023 के इंडियन पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।